हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री एजुकेशन पॉइंट। और आज हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, ठीक है, इसका पेपर कर रहे हैं। ये जो पेपर है ये आपका आईटीआई का पेपर है और ये हम ALP 2, ठीक है, स्टेज 2 के लिए सॉल्व करा रहे हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, क्योंकि उसका जो सिलेबस है वो आईटीआई का सिलेबस ही है। ठीक है, ये 2018 का पेपर है, सेमेस्टर सेकंड का। और इसमें दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट बी हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का सिर्फ पार्ट ए है, जिसमें कि हमारे पास 25 क्वेश्चंस हैं जो कि वर्कशॉप कैलकुलेशन के हैं। ठीक है, और उसमें साइंस भी है। तो चलिए हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो आप दोनों में पढ़ते रहना। इंग्लिश ये है और हिंदी में मैं आपको पूरा सॉल्व कराऊंगा। ओके, चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर पहला कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि tan 45 डिग्री की वैल्यू एंड cot 45 डिग्री की वैल्यू आपको बतानी है। ओके, ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं यहाँ पर 1, 1/2, 1/√2 और 0। ओके, तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इसके लिए हम सिंपल सा जो है हमारे पास एक सारणी होती है, उस सारणी को हम बना लेते हैं जल्दी से। ये जो मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ ये थोड़े से लेंथी होंगे। लेंथी इसलिए होंगे क्योंकि अगर आप इसी टाइप की कोई और क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, इसी टाइप के और कोई और भी क्वेश्चन करेंगे तो वो भी इजीली आप कर सकते हो। जैसे कि अगर अभी ये आपसे पूछ रहा है tan 45 डिग्री की वैल्यू और cot 45 डिग्री की वैल्यू, लेकिन अगर ये cos की, sin की, sec की, cosec की, इनकी भी पूछने लग जाए तो जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, यानी मैं पूरा आपको समझा रहा हूँ, तो आप किसी भी वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी साइन की, कॉस की, टेन की, ठीक है, इनमें से किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो, तो आपको मोस्टली 5 डिग्री याद रखनी है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ओके, तो इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पर लिख देना है साइन, जैसा कि आपने पढ़ी रखा होगा, कॉस, टेन, ठीक है, और आगे आप चाहे तो कॉट, सेक, कॉसेक लिख सकते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइन का जो साइन थीटा का उल्टा होता है ये होता है 1/cosec थीटा। इसी तरीके से कॉस का उल्टा होता है आपका कॉस थीटा का 1/sec थीटा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि टेन का उल्टा होता है जस्ट 1/cot थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर सेम चीज है, यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन में ना tan 45 डिग्री और cot 45 डिग्री। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर वैल्यूज है, फर्स्ट लाइन की वैल्यू याद रखिए, सेकंड जस्ट अपोजिट होता है थर्ड, यानी कि tan जो आपका होता है tan थीटा, ये होता है आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin और cos की वैल्यू अगर आपको पता होगी तो tan आपका निकल जाएगा, लेकिन अगर आपको sin की वैल्यू पता है तो cos के आप खुद निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए sin 0 की वैल्यू होती है 0, sin 30 डिग्री की होती है 1/2, sin 45 डिग्री की होती है 1/√2। ओके, सिर्फ यहाँ पे √2 लग गया। अब √3/2, नीचे 2 ही है, ओके, और 1, 0, 1, और ये सब वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच की वैल्यू है। ये देखिए 1/2 यानी हाफ, यानी 0 और 1 के बीच का ये होता है, ठीक है, 1/√2 और √3/2। इसको जस्ट आप उल्टा कर दीजिए। उल्टे का मतलब है कि जहां पर 0 था वहां 1 कर दीजिए, यानी कि आपको एक्सचेंज कर देना है 0 डिग्री की जगह, ठीक है, यानी ये 0 था तो कॉस में आपको क्या करना होगा, 1 लिखना है। यहाँ पर क्या था 30, ये यहाँ पर लिखिए, आप लिखना आपको ऐसे, आप समझ जाएंगे कैसे। ओके, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, तो ये तो खुद ब खुद यहीं आ जाएगा। ओके, यानी कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू दोनों सेम होती हैं। ओके, तो आपको पता चल गया। अब tan निकालने के लिए आप क्या करोगे, साइन बटे कॉस, यानी 0/1, यानी क्या होती है 0। और यहाँ पर अगर आप वैल्यू निकालना चाहें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/√3, 1/2, 1/2, √2, तो 1 हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। कैसे, चलो, तो हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है वही देखेंगे। ओके, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, sin 45 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री। ओके, ये पहला क्वेश्चन जो है काफी लेंथी इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको बाकी का भी पता चल जाए। ये मेन बटा है और ये √2, क्यों, देखो sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और cos की भी सेम है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो वैल्यू आएगी 1। ओके, और tan 45 की वैल्यू आपको पता ही है, tan 45 की वैल्यू जो होगी cot थीटा, यानी 45 की वैल्यू अगर हम इसको यहाँ पर भेजें तो cot 45 डिग्री बराबर 1/1 हो जाएगा ना, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 होती है और इस 1 को हमने नीचे भेजा तो क्या आएगा आंसर 1, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1। ठीक है, तो ये हमारा पहला आंसर आ गया।
इसी तरीके से अगर मैं आपको अभी भी क्वेश्चन में देता हूँ, ठीक है, मैं आपके लिए अब वैल्यू दे देता हूँ, आपको निकालनी है cot 60 की वैल्यूज, ओके, और आपको निकालनी है cosec 45 की वैल्यू क्या होगी, ओके। ये आपके लिए है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में टाइप करना। चलिए सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। वृत्त की परिधि को दर्शाया जा सकता है, वृत्त की परिधि को दर्शाया जा सकता है, कैसे दर्शाया जा सकता है, चलिए यहाँ पर भी देख लेंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज गिवन बाय पाई डी 2 पाई आर बोथ ए एंड बी एंड नाइदर ए और नाइदर बी, ओके। तो देखो आपको पता होना चाहिए वृत्त क्या होता है। वृत्त, ठीक है, थोड़ा बन गया जैसा भी। चलिए, केंद्र से इसकी परिधि पर खींची जाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है आर, जिसको हम बोलते हैं रेडियस। और केंद्र से होती हुई कोई भी रेखा वृत्त की परिधि पर जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम, इसको डी, कैपिटल डी, यानी ये क्या होता है हमारा व्यास होता है, व्यास, डायमीटर। अगर मैं बोलूं ये भी आर है और ये भी आर है, तो ये कितना आर हो गए, डी बराबर हो गया हमारा 2r, क्लियर है। अब देखिए परिधि का सूत्र होता है, अगर आपको पता है तो परिधि का जो सूत्र होता है वो तो 2 पाई आर, ओके। अगर मैं बोलूं इसको, एक तो 2 पाई आर यानी कि हमारे पास कौन सा वाला, ये वाला डी वाला ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर मैं 2r की जगह क्या लिख दूं, डी, यानी कि पाई डी, यानी ये 2r की जगह मैंने डी रख दिया तो क्या आ गया पाई डी। तो पहला और दूसरा दोनों होंगे, यानी कि आपका जो आंसर होगा सी वाला होगा, ठीक है। ए और बी दोनों होंगे क्योंकि आपको पता ही चल गया अब कैसे होंगे, ओके। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंग्लिश में आप पढ़ लेना, हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका शीर्ष लंब उसके आधार का 2 गुना है, तो उसके आधार की लंबाई होगी। इसको मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, ये कहना क्या चाह रहा है आखिर। समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज कैसा होता है मैं आपको पेन से ही बताता हूँ। जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर, यानी ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, तो ये समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। ये मान लीजिए इसकी लंबाई है, लंबाई जिसको मान लेते हैं माना ए, ये इसकी चौड़ाई है, इसको मान लेते हैं बी, इसकी ऊंचाई ये है एच, ओके। ये इसकी ऊंचाई है जो कि हमने शीर्ष से इसके बेस पर यानी कि आधार पर, ये एक तरीके से आप आधार भी बोल सकते हो, एक लंब डाला है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, होता है ए इंटू एच, यानी लंबाई यानी आधार इंटू ऊंचाई, आप आधार या लंबाई इंटू ऊंचाई लिख सकते हो। तो ये कितनी है 72, तो हम लिख देंगे ए इंटू एच। सेकेंड लाइन क्या बोली इसने, और उसका शीर्ष लंब उसके आधार का 2 गुना है, तो उसके आधार की लंबाई बतानी है। इसका जो शीर्ष लंब है यानी एच है उसके आधार का, ये आधार क्या हमारा ए, इसका क्या है 2 गुना है, तो आपको एच ये हाइट बतानी है कितनी है, तो हाइट निकालनी है यहाँ पर आपको, ओके। तो ये जो है ए क्या है कितना है, ए की जगह आप वैल्यू रख दीजिए एच की, तो आपकी हाइट आ जाएगी कितनी है। तो ए की जब वैल्यू आप यहाँ पर रखोगे तो ए की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ए की आ जाएगी ये h/2 बराबर ए, तो ए की वैल्यू यहाँ रखिए 72 बराबर ए की जगह आपने ये रखा इंटू 2h, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 72 इंटू 2 और h स्क्वायर, तो h स्क्वायर, तो 72 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4, और ये भी हो जाएगा 4, क्योंकि 72 दूनी 144 होता है, h स्क्वायर। तो h की वैल्यू क्या आएगी √144, यानी कि h की वैल्यू आएगी आपकी 12 क्या वर्ग सेंटीमीटर है यहाँ पर, तो सेंटीमीटर ही आएगी। तो आपका जो आंसर आएगा ये आएगा 12। क्लियर है आपको। चलिए अगला वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वृत्त और अर्धवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। तो देखिए आपको मोस्टली ये सब चीजें याद रखनी होगी। देखिए आपको तो एक तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला, परिमाप का फॉर्मूला और आयतन, ठीक है। क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन के फॉर्मूला आपको याद रखने ही रखने हैं, तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और ऐसा नहीं कि एक ही आकृति के, आपको वर्ग, आयत, वृत्त, गोला, शंकु, बेलन, इन सब के, यहाँ तक कि आपको घन और घनाभ के भी जो है आयतन वाले फॉर्मूले भी याद रखने होंगे, तभी आप कर पाएंगे इनको। समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, ये सब। तो जैसे मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था अभी, ये है समांतर चतुर्भुज का, तो क्षेत्रफल के लिए ये है, ठीक। अब इसने वर्ग की बात, वृत्त की बात की है, तो वृत्त और अर्धवृत्त।
तो वृत्त को आपको पता ही है, मैंने अभी बना के दिखाया था, ये वृत्त है, ये इसकी परिधि है, त्रिज्या है, और ये इसकी परिधि है। तो वृत्त का और अर्धवृत्त का तो वैसे ही लिखेंगे जैसा उसने क्वेश्चन में बोला, ऐसा नहीं कि अर्धवृत्त यहाँ लिख दें और वृत्त को यहाँ लिख दें। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका होता है पाई आर स्क्वायर बटा कर दो 2, क्योंकि ये पूरे का है तो ये इसके आधे का हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अनुपात में रखना है ये। तो पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर स्क्वायर बटे 2। तो ये जो अगर हम इसको घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर मैं करता हूँ इसको, तो पाई आर स्क्वायर गुणा 2 बटे पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पर क्या है 2 बटे 1, ठीक है। और तो अनुपात क्या है, 2 अनुपात 1। तो जो हमारा ऑप्शन 2 अनुपात 1 होगा वही हमारा सही ऑप्शन होगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, 2 अनुपात 1। क्योंकि वृत्त और अर्धवृत्त सेम सी बात हो रही है। ये कह रहा है भैया 10 में और 5 में क्या अंतर होता है, तो 10 अनुपात 5 कर लो, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 2 अनुपात 1 ऐसे भी निकाल सकते हो आप अगर आप सोचेंगे तो। चलिए, तो अगला हम क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक वृत्तीय कुएं का व्यास, इंग्लिश में यहाँ देख लीजिएगा, आ रहा है इंग्लिश में, नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए, अभी इंग्लिश में पूरा आ जाता है आपके लिए भी, ये आ गया। एक वृत्तीय कुएं का व्यास 2 मीटर और गहराई 14 मीटर है, इसके लिए अर्धडग का आयतन कितना होगा। चलिए, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये किस तरीके से सॉल्व होगा, देखो जैसा इसने कहा है वैसा वैसा हम बनाते हैं, ठीक है। एक वृत्तीय कुआं है जिसका व्यास 2 मीटर है और गहराई 14 मीटर है, तो सब कुछ मीटर में ही है, तो आयतन भी हमारा घन मीटर में ही आएगा। तो आयतन का आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेकिन कौन सी आकृति बन रही है, वृत्तीय कुआं है, ओके। वृत्तीय कुआं हमने बना लिया, ये बना लिया हमने वृत्तीय कुआं। इसका इसने क्या दिया था, व्यास, व्यास कितना 2 मीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी भैया, डी है, और आर कितना होता है, आर होता है हमारा d/2, तो हमारा आर निकल गया 1 मीटर। और एच हाइट इसने कितनी दी है हमें, 14 मीटर। ये क्या है, ये एक बेलन की आकृति है। बेलन के लिए जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। देखिए, आयतन का कोई सा भी फॉर्मूला है शंकु को छोड़कर, उसके लिए अगर आपको आयतन का निकालना है तो एक सिंपल सी चीज याद रखनी है, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। हर एक आकृति के लिए ये वाला फॉर्मूला वर्क करेगा। तो आपको आधार का क्षेत्रफल, इसके आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार ऐसे बनेगा वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई, तो एच, ठीक है। अगर आप घन का निकालेंगे, घनाभ का निकालेंगे, तो यही वर्क करेगा। देखिए, अगर मैं घनाभ की बात करता हूँ, घनाभ आपको पता है कैसी आकृति होती है, ठीक है। ये बना दी हमने घनाभ की आकृति, ओके। तो इसका जो है ये मान लीजिए ए यानी कि लंबाई, ये मान लीजिए इसकी चौड़ाई, और ये मान लीजिए इसकी ऊंचाई। तो घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है एल बी एच, एल इंटू बी यानी कि इसका नीचे का आधार का क्षेत्रफल निकल गया, ओके, इंटू एच। एच से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका क्या निकल गया, आयतन। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, 1-2 पे अप्लाई करना, 1-2 आकृति पर आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके आयतन के लिए हमने पाई आर स्क्वायर लिखा, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू थी 1 इंटू 14, तो 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, 44 मीटर क्यूब। क्यूब क्यों, क्योंकि मीटर स्क्वायर तो यहाँ से निकला था और मीटर यहाँ से, तो इसलिए मीटर क्यूब हो जाएगा 44 मीटर क्यूब। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम, x प्लस वाई बराबर 18, x माइनस y बराबर 2। सिंपल सा है, y से y कट कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो 2x बराबर 20, तो x बराबर आ जाएगा 10। तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर आप किसी में से भी रख लीजिए, अगर मैं इसमें रखना चाहता हूँ इस वाले में, ओके, तो हमें क्या करना होगा, x की वैल्यू x की जगह रखिए, कितनी 10 प्लस y बराबर 18, तो y बराबर 18 माइनस 10 यानी y बराबर आपका आ गया 8। तो 10 और 8 वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, 10 और 8 वाला, सी। चलिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अगर हम सिंपल जल्दी से करना चाहें तो इसका एक ही तरीका है, इन सब की आप गुना कर लीजिए आपस में। पहले दशमलव वालों को कर लेते हैं या कैसे भी, ठीक है। आपको देखो कैसे करना है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 तो ये हो गया, इंटू 2 इंटू 20 बचा, दशमलव कितने हैं, दशमलव से इधर के 0 गिन लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6, तो इंटू या डिवाइडेड कर दीजिए आप, नीचे 6 है, ओके, क्योंकि ये नीचे ही आएंगे,
10 की घात 6, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये कितना का 320 बटे 10 की घात 6। तो अगर आप इसको हटाएंगे यहाँ पर तो 3 हो जाएगा, और अगर आप इसको और 3 इधर करना चाहेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 और 32। तो आपकी जो वैल्यू आनी चाहिए ये होनी चाहिए 0.30 और 32। तो 0.3032 है कहीं, ये वाला है सी वाला। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका योग करना है आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में इंग्लिश में भी मैं आपको करके दे देता हूँ। तो इंग्लिश में आपको मैंने ये बता दिया है, ठीक है। इंग्लिश में कह रहा है ऐड ये नंबर्स। ओके, दशमलव है तो दशमलव जब भी आ जाए तो चिंतित नहीं होना है। आपको सिंपली क्या करना है, दशमलव के नीचे दशमलव लगाते चलो और अंकों को उनके दाएं और बाएं क्रम में लगाओ। तो जैसे पहला है 110.035, 32 के बाद में दशमलव होता है ना, तो 32 आप यहाँ रख दो इसके ऐसे नीचे। 18.6 जस्ट इसके नीचे 0.7, तो यहाँ पे आप लिखो 079। यहाँ पे आपको 3.545427, 1 2 3 4 5 5 है, 1 2 3 4 5 है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 0 0 0 0 कर दीजिए चाहे तो आप, और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो सिंपली ऐड करना है। कैसे ऐड करना है देखो, यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे क्या 4, तो ये 7 आ जाएगा। यहाँ 7 है तो सभी में 7 है। फिर अगर आप चलते हैं यहाँ से तो ये 2 इसके साथ है, ठीक है। ये वाली लाइन है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, एक और 0 था यहाँ पे 4 1 2 3, और ये 4 1 2 3, और ये था 4, ठीक है। आप सही से कर लेना उनको, मैंने थोड़ा ऐसे ही लिख दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सेकंड वाला जुड़ेगा और यहाँ पर भी सेकंड वाला जुड़ेगा, ये वाला देखो। तो 5 और 2 7, तो सभी में 7 7 है। फिर 3 और 4 7, 2 14 15 16 का 6, 1 बच गया हासिल। 6 2 12 13 और 5 18 19 का 1, तो अभी भी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये दोनों तो 1 आ गया हासिल। अब क्या करना है हमें, 1 और 3 4, 8 4 12 13 14 का 4, ठीक। 1 बच गया। अब क्या करना है हमें, 3 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 यहाँ का यहाँ आ गया। तो 164.9677, 164.9677। तो आपका ये वाला आंसर सही निकला है इसमें। आप चाहें तो इनको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर अपने हिसाब से, ठीक है। tan थीटा का रेसिप्रोकल, ठीक है, ये पूछ रहा है व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, यानी कि जस्ट अपोजिट वाला पूछता है ये। तो इसके लिए देखिए जो ऑप्शंस है, मैंने थोड़ा नेट पर भी देखा और बुक्स में भी देखा। आप चाहे तो ये वाला लगा सकते हैं, आप चाहे तो ये लगा सकते हैं, दोनों ही सेम होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/5। -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/-5, यानी कि अगर ये माइनस ऊपर चला जाए तो -1/5 भी बोल सकते हैं। ओके, अगर हम बोले 12/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 5/12। तो यानी कि हम जस्ट उसका उल्टा कर दे रहे हैं। यानी कि अगर मैं tan थीटा का बोलूं तो 1/tan थीटा, और 1/tan थीटा की आपको वैल्यू पता ही है, जैसे कि मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले cot थीटा भी होता है। तो मेरे हिसाब से ये वाला आप ऑप्शन लगाएंगे तो ये सही है, लेकिन अगर ये भी लगाएंगे तो भी सही है। अब ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर इसको किस हिसाब से चेक करता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन, ठीक है। वॉल्यूम हम आयतन को बोलते हैं। तो हमें पता है, जैसे अभी हमने सॉल्व भी किया था, ए वाला πr²h, ठीक है। बेलन बना लो, ये बेलन होता है सिलेंडर टाइप का, ओके। इसका नीचे का एरिया होता है πr², ऊपर का होता है इंटू h, तो क्या हो जाएगा πr² इंटू h, तो πr²h। बर्फ की गुप्त उष्मा होती है, बर्फ की गुप्त उष्मा। तो पहले तो गुप्त उष्मा समझ लेते हैं हम क्या होती है। देखो, गुप्त उष्मा यानी कि एक स्टेट यानी अवस्था से हमें दूसरी अवस्था प्राप्त हो जाती है। यानी कि कोई सॉलिड में है और वो क्या हो गया, लिक्विड में। जो चीज सॉलिड में थी वो लिक्विड में हो गई, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। मान लो कि बर्फ जो है आपकी, बर्फ जो है वो किस में चली गई, पानी में, लेकिन जो टेम्परेचर था वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, चेंज नहीं हुआ। तो इस बर्फ को गलाने में जो एनर्जी यूज हुई है ना, उसको हमने बोला गुप्त उष्मा, ठीक है। तो बर्फ से पानी में, यानी कि बर्फ की गुप्त उष्मा कितनी है, तो हमने पढ़ रखा है उसकी गुप्त उष्मा होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम, यानी कि 80 कैलोरी प्रति ग्राम, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं
ठीक है। अगर हम बात करें पानी की गुप्त ऊष्मा, पानी की, ठीक है, तो पानी की गुप्त ऊष्मा की बात हम तब करेंगे। एक तो देखो ऐसे भी हो सकता है कि भैया बर्फ से हमने पानी में जब कन्वर्ट हुई तो गुप्त ऊष्मा ये है। अगर वो बोलता है पानी की और ऑप्शंस देता है ज्यादा, यानी इनमें से ज्यादा देता है वो, तो जो पानी जब वाष्प में बदल जाता है, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी जब 100 डिग्री की सेंटीग्रेड की वाष्प में बदल जाता है तो भी एक गुप्त ऊष्मा होती है, और वो होती है हमारी 540 डिग्री, ठीक है, जो होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। तो ये भी हमारा आंसर होगा 540 कैलोरी पर ग्राम। ये पानी की गुप्त ऊष्मा होती है। ध्यान रखना 80 कैलोरी प्रति ग्राम बर्फ की और पानी की 540। ये दोनों ऑप्शंस आपको याद रखना है, क्योंकि ये फ्यूचर में कभी भी काम आ सकते हैं और पूछ सकते हैं।